हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टीजीटी और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 2025 के अंतर्गत आपका स्वागत है। और आज टीजीटी पीजीटी ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसे हम सारी शिक्षा कहते हैं और मई में आपका एग्जाम लगा है। यह वीडियो स्पेशल हम अपने परम मित्र राकेश पटेल जी, योगेश सिंह और हमारे बड़े भाई अरविंद गुरु जी और छोटे भाई कपिल मौर्य जी के लिए ये वीडियो स्पेशल मैं बना रहा हूं, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा सा कहीं न कहीं कोई कमी कारण या सिलेक्शन रुक गया, तो स्पेशल उनके लिए हम आज मेहनत कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग भी इसका आनंद लें, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशल अपने मित्रों के लिए मैं बनाया हूं वीडियो। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों का संग्रह है। शायद अगर आपसे ये छूट गया तो लगेगा कि हमसे कहीं न कहीं कोई गलती हो गई है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि 1896 में प्रथम ओलंपिक में मैराथन की दूरी कितने किलोमीटर थी। 1896 में एथेंस में जो प्रथम ओलंपिक हुआ था उसमें मैराथन की दूरी कितनी थी। तो ये बहुत ही इजी भी है, बहुत कठिन भी है, क्योंकि किसी ने सुना नहीं होगा। ऑप्शन बी सही है, 40 किलोमीटर सही उत्तर है आपका, 40 किलोमीटर। इसका हम डिटेल लेकर के आए हैं। 1908 में ओलंपिक में मैराथन की दूरी 42.195 किलोमीटर की दूरी तय की गई और 1921 में यह मानक दूरी बन गई। यानी यह मानक दूरी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 42.195 किलोमीटर, यह मानक दूरी बन गई। लेकिन स्टार्टिंग में 1896 प्रथम ओलंपिक में मैराथन की जो दूरी थी वो 40 किलोमीटर थी। तो सभी अमूमन हर छात्र ये जानता है मैराथन की जो दूरी होती है 42.195 किलोमीटर होता है और यही रटा हुआ होता है। लेकिन थोड़ा सा पेपर में अगर संशोधन कर दिया जाए तो बहुत सारे छात्र इस प्रश्न से वंचित रह जाएंगे, इसलिए हम पहला प्रश्न इसको लेकर के आए हैं। प्रश्न नंबर हम दूसरे की तरफ चलते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां स्थित है। तो ऑप्शन बी सही है, चैल, भारत में। इसका हम डिटेल भी लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश चैल में स्थित चैल क्रिकेट ग्राउंड है, जो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 2444 मीटर यानी कह सकते हैं 8018 फुट है। इसकी स्थापना जो हम बात करते हैं 1893 में पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह ने करवाई थी। तो सबसे ऊंचा क्रिकेट पिच की हम भी बात कर लिए, भारत चैल में, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम इसी के तरफ। पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच की दूरी क्या होती है। जो टेक ऑफ बोर्ड होता है और अखाड़े के बीच की दूरी क्या होती है, तो इसमें जो होती है वो 13 मीटर होती है। 13 मीटर। आइए हम इसका कुछ डिटेल भी आपको समझाने वाले हैं। ये देखिए आपका त्रिकूट का एक आपका यहाँ पे फील्ड बना हुआ है। ये पूछ रहा है ये टेक ऑफ बोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं सफेद पट्टी का ये टेक ऑफ बोर्ड, जिसकी हम कह सकते हैं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। और ये जो ये रनवे है वो 1.22, जो ट्रैक की जो दूरी होती है बीच में 1.22 की, और ये 40 से हम कह सकते हैं 45 मीटर का रनवे होता है, पूछता है। यानी हम कह सकते हैं ये 40 से 45 मीटर का रनवे होता है और यहां से यहां के बीच की जो दूरी होती है वो 13 मीटर होती है। यही आपसे पूछा गया है। और पुरुष यहाँ पे एक लैंडिंग पिट भी है, लैंडिंग पिट टेक ऑफ बोर्ड जिसको हम कह सकते हैं। और यहां से यहां के बीच की जो दूरी होती है उसकी वो 1 मीटर होती है। तो ये हमने देखा। और यहाँ पे 2.75 से 3 मीटर, यानी हम कह सकते हैं 2.75 से 3 मीटर इसकी चौड़ाई होती है और इसकी लेंथ है, लंबाई की हम बात करते हैं तो 10 मीटर होती है। तो टेक ऑफ बोर्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी थी आपको, यहाँ पे हमने आपको दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं इसी के तरफ। बड़ी मांसपेशी है, देखिएगा बड़ी मांसपेशी और लंबी मांसपेशी दोनों अलग अलग मांसपेशियां हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सार्टोरियस को बड़ी मांसपेशी और लंबी मांसपेशी दोनों हम उसका जिक्र करते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है बड़ी मांसपेशी, जो ग्लूटियस जो है मैक्सिमस है,
ये आपका सही उत्तर है, बड़ी मांसपेशी। जिस तरह से भारत में सबसे लंबी नदी गंगा कही जाती है और सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र कही जाती है, उसी तरह से अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो सबसे बड़ी मांसपेशी जो ग्लूटियस मैक्सिमा है, और जो सबसे लंबी मांसपेशी की बात करें तो सार्टोरियस है। सार्टोरियस मैं यहाँ पे डिटेल दिया हूं कि मनुष्य के शरीर में 639 मांसपेशियां होती है, जिसमें सबसे बड़े मांसपेशी जो ग्लूटियस है मैक्सिमम होती है, और शरीर की जो सबसे लंबी मांसपेशी होती है वो सार्टोरियस होती है। देखिए आपका जो जंघा है ना, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये ग्लूटियस मैक्सिमा है, जो सबसे बड़ी मांसपेशी है, सबसे बड़ी मांसपेशी है। आइए थोड़ा सा और भी इसका डिटेल में आपको दिखाने वाला हूं। ये जो रेड कलर आप देख सकते हैं, ये सार्टोरियस मसल्स है, सार्टोरियस मसल्स है। और ये सबसे शरीर की जो सबसे बड़ी नहीं लंबी लंबी सबसे लंबी जो मांसपेशी है, मसल्स है, वो हम कह सकते हैं सार्टोरियस। और ये है ग्लूटियस मैक्सिमम, ये है आपका जो सबसे ये बड़ी मांसपेशी है। ये दोनों देख सकते हैं ना, ये सबसे बड़ी मांसपेशी है। और रेड वाले जो देख रहे हैं, ये जो जांघ में ही है, ये है आपका सार्टोरियस जो सबसे लंबी मांसपेशी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये मैराथन है, समझिए ये फिजिकल एजुकेशन का मैराथन हो सकता है कि 1.5 घंटा भी इसमें लग जाए। और शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आया हूं। स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है, स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है, तो ये शरीर की जो होती है वो चर्बी को मापता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही। यहाँ पे देखेंगे ये स्किन फोल्ड स्कैनोमीटर है, ये इसी से हम शरीर की चर्बी मापते हैं। यहाँ पे देख सकते डिजिटल मीटर दिया गया है, जब लगाते हैं तो बता देता है कि आपके शरीर में जो फैट की मात्रा कितनी है, इसी को कहते हैं स्किन फोल्ड कैलिपर मशीन। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? तो सही उत्तर सब जानते हैं कि 38 इंच होती है। कितनी होती है? 38 इंच होती है। हम थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करते हैं कि ये जो अधिकतम इसकी दूरी होती है वो 38 इंच होती है। अधिकतम जो होती है इसकी दूरी 38 इंच होती है। इसमें थोड़ा सा हम देखिए, यहाँ पे लिख दिए हैं कि अधिकतम लंबाई 38 इंच यानी 96.5 सेंटीमीटर, 96.5 सेंटीमीटर इसकी अधिकतम लंबाई होती है। और इंच में बात करें तो 38 इंच होती है। और इसकी जो चौड़ाई की हम बात करते हैं, ये जो चौड़ाई की बात करते हैं तो 10.8 सेंटीमीटर होती है और 4.25 आपका इंच होता है। यानी हम इसकी जो चौड़ाई होती है वो 4.25 इंच होता है और 10.8 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर पूछे तो और इंच पूछे तो दोनों का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। लेकिन बात पूछता है कि मोटाई उसकी जो डीप होता है वो डीप कितना होता है, तो इसकी जो गहराई होती है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो गहराई होती है, ये देख सकते हैं, ये वाली जो गहराई होती है वो इसकी होती है 2.64 इंच, या हम कह सकते हैं 67 mm बोल सकते हैं, 67 mm बोल सकते हैं। और इसका वजन जो होता है 1.19 से लेकर के 1.36 किलोग्राम होता है। यानी 1.19 से 1.36 किलोग्राम होता है। और इसकी जो यहाँ पे कह सकते हैं, इसके जो मुठिया जिसको पकड़ जिसको बोलते हैं 10 से 12 इंच, ये जो होता है आपका 10 से 12 इंच होता है। तो इस तरह से हमने क्रिकेट की एक लंबाई और चौड़ाई, और यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट्स में लिख भी दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और 4 से 5 दिनों के बाद इसका PDF एक बुक टाइप में आपको मिल जाएगा, जो आप 10 रुपया में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम स्टाफ बोर्ड कहां देख सकते हैं? तो ऑप्शन आपका है कि गोला फेंक में, यानी हम गोला फेंक में स्टाफ बोर्ड देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं स्टाफ बोर्ड है कहां पे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गोला फेंक का सेक्टर बनाया गया है और ये है आपका स्टाफ बोर्ड। ये इसकी जो चौड़ाई होती है 1.21 से 1.22 होती है ये, और ये जो होती है वो 30 सेंटीमीटर, ये आपका 1.21 से 1.22 और ये होती है आपका 30 सेंटीमीटर। और ये इसका जो कोण होता है वो 34.92, यानी हम कह सकते हैं जो इसका सेक्टर कोण होता है
34.92 अंश होता है। और नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ, डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? डेकाथलॉन में तो 10 प्रतियोगिताएं होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अब यहाँ पे हम डेकाथलॉन से संबंधित बहुत सारी बातों का अध्ययन करने वाले हैं। तो डेकाथलॉन को साल 1912 में ओलंपिक में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था? ओलंपिक में सन 1912 में डेकाथलॉन को शामिल किया गया था। ये डेकाथलॉन पुरुषों का ये प्रतियोगिता है। आइए इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को समझते हैं। देखिए, डेकाथलॉन जो होता है वो 2 दिन का होता है। 2 दिन इसकी प्रतियोगिताएं चलती हैं। पहले दिन की प्रतियोगिता और हमने यहाँ बताया था दूसरे दिन की प्रतियोगिता। पहले दिन में 100 मीटर का दौड़ होता है, उसके बाद लंबी कूद होता है, उसके बाद 60 पट होता है, उसके बाद ऊंची कूद होता है, उसके बाद 400 मीटर का दौड़ होता है। यानी हम कह सकते हैं 5 प्रतियोगिता एक दिन और 5 प्रतियोगिता एक दिन। दूसरे दिन क्या होता है? 110 मीटर बाधा दौड़ और चक्का फेंक, पोल वाल्ट, भाला फेंक और 1500 मीटर की दौड़। तो 10 प्रतियोगिताएं हैं। अब ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी पूछता है कि इसमें कितनी ट्रैक है और कितनी फील्ड है। आइए हम इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं। देखिएगा, यही आपको फंसाता है। अगर गंभीरता से आप 10 तो सब लोग रट्टा मारे रहते हैं, 10 प्रतियोगिताएं होती, लेकिन यही फंसाता है कि कौन फील्ड इवेंट्स कितनी होती है और कितनी ट्रैक इवेंट्स की होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका सही है। 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट की स्पर्धाएं इसमें होती है डेकाथलॉन में। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आइए एक बार और दिखा देते हैं। ये देखिए, जो दौड़ प्रतियोगिताएं हैं उसे ट्रैक इवेंट्स बोलते हैं। हम एक बोल सकते हैं, ये 2 हो सकता है, और ये आपका 3 है, और ये 1500 मीटर क्या है? 4। तो बाकी बचते हैं 6। तो 4 और 6 यानी 4 जो है वो ट्रैक इवेंट्स के है और 6 क्या है आपका? फील्ड इवेंट्स की है। तो इस तरह से पूछता है और वहीं हम मार खा जाते हैं, वहीं हम कहीं ना कहीं 1-2 अंक से छट जाते हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं इससे रिलेटेड और भी। यहाँ विश्व रिकॉर्ड पुरुष वर्ग की बात करते हैं कि अंक के आधार पर होता है 9126 अंक 2018 में फ्रांस के केविन मेयर ने प्राप्त किया था। अगर हम विश्व रिकॉर्ड की बात करते हैं तो केविन मेयर डेकाथलॉन के सर्वोच्च खिलाड़ी हैं, जो 9126 अंक 2018 में प्राप्त करके अपना रिकॉर्ड बनाए थे। ओलंपिक में पुरुष का रिकॉर्ड जो हम बताते हैं ये कनाडा के है डेमियन वार्नर, जो 9018 अंक 2021 में ओलंपिक खेलों में इतना अंक प्राप्त करके अपना रिकॉर्ड। और विश्व चैंपियनशिप के रिकॉर्ड में हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टन ईटन जो है 9045 अंक 2015 में प्राप्त करके ये अपना सर्वोच्च स्थान हासिल किए हैं। तो हमने डेकाथलॉन के जो सर्वोच्च विजेता अंकों के साथ उन खिलाड़ियों के नाम, वो देश और उनके अंक और उनके सन की भी हमने बात किया जो इससे रिलेटेड। इसलिए मैं आपको बताऊं कि सारा वीडियो देखिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे वीडियो देख करके आप वॉच टाइम बढ़ाइए या व्यू बढ़ाइए, और मैं कमाने के लिए भी नहीं बना, तो ये शौक है मेरा आप तक पहुंचाने का। तो देखिए, हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो हेप्टाथलॉन में 7 प्रतियोगिताएं होती हैं। क्योंकि मैंने डेकाथलॉन की बात किया था तो इसलिए मैं सोचा हेप्टाथलॉन की भी बात कर लूं, महिला और पुरुष दोनों की बात करूं, कहीं से भी आपकी कोई समस्या न रह जाए। तो 7 प्रतियोगिताएं होती कौन है, आइए बात करते हैं। 2 दिन की भी प्रतियोगिता होती है, पहले दिन और ये दूसरे दिन। पहले दिन में 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, 60 फुट और 200 मीटर का दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर का दौड़। यानी पहले दिन 4 प्रतियोगिताएं होती हैं और दूसरे दिन आपकी 3 प्रतियोगिताएं होती हैं। 4 और 3 प्रतियोगिताएं 7 प्रतियोगिताएं होती हैं। ये महिलाओं के लिए यह प्रतियोगिता बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें पूछता क्या, हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती है? आपने जाना 7। कौन कौन किसमें? तो 3 ट्रैक इवेंट्स और 4 क्या है आपका? फील्ड इवेंट्स। आपको कंफ्यूजन लगता है, आइए मैं एक बार और दिखा देता हूं। 3 यहाँ पे 1 ट्रैक, ये दूसरा ट्रैक और ये तीसरा ट्रैक, 3। तो बचा कितना? 4। तो 3 और 4। तो हमने बताया आपको कि 3 ट्रैक इवेंट्स और 4 फील्ड इवेंट्स की स्पर्धाएं हेप्टाथलॉन में होती हैं, जो 7 महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं
बनी है। नेक्स्ट चलते हैं कि शारीरिक शिक्षा क्या है। शारीरिक शिक्षा एक शारीरिक शिक्षा है, ऑप्शन ए आपका सही है। कुछ थोड़ा सा ये भी लेकर है। फिटनेस क्या है, तो फिटनेस किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे बहुत सारे क्वेश्चन, लीड अप गेम सहायक है, तो ये ऑप्शन ए है। मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना लीड अप गेम में सहायक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि गोला फेंकने के सेक्टर का कोण होता है, तो आपको मैं बताया 34.92 अंश का एक कोण होता है। और गोला फेंक से संबंधित कुछ बातें, गोला फेंक पुरुष के लिए 1896 में, यानी ओलंपिक में गोला फेंक को 1896 में पुरुषों के लिए लागू किया गया था, लेकिन महिलाओं के लिए 1948 में गोला फेंक ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। यानी महिलाएं गोला 1948 में फेंकना शुरू कर दी, लेकिन पुरुषों के लिए 1896 प्रथम ओलंपिक से ही इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ गोला फेंक का जो सेक्टर आपने देखा, ये आप देख सकते हैं 1.067 मीटर की त्रिज्या से हम इस गोले को बनाते हैं। वही चीज हमने बताया, इसकी 30 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1.21 से 1.22, और यहाँ पे 75 जो सेंटीमीटर का ये निकला रहता है, यहाँ भी निकला रहता है, और यहाँ से एंट्री करते हैं। अगर हम इधर से निकलते हैं तो फाउल माने जाते हैं। ये कोण आपका 34.92 का है, और ये आपका सेक्टर बनाया गया, हर एक चीज का मेजरमेंट है। हालांकि अब जब नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं, इसको बोलते हैं स्टाफ बोर्ड। इसको बोलते हैं क्या है, स्टाफ बोर्ड। ये जान लीजिए, पूछता है स्टाफ बोर्ड किसमें देखने को मिलता है, तो शॉर्टपुट में। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है, तो स्वाभाविक है सर्वांगीण विकास के लिए, केवल शारीरिक विकास के लिए नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिए, ये सर्वांगीण विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण माना जाता है। आइए, हृदय के निर्गत आउटपुट का सामान्य मान क्या होता है, ऑप्शन बी है 5.50 से लीटर प्रति मिनट। 5.50 लीटर प्रति मिनट हृदय के निर्गत आउटपुट का सामान्य दर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व पाए जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि दूध एक ऐसा आहार है जिसमें सभी तरह के मिनरल, सभी तरह के प्रोटीन, सभी तरह के माने पूरी तरह से सब कुछ उसमें विद्यमान है। तो दूध में 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम आदि पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। किस सीवंती गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो आप जान सकते हैं ऑप्शन ए सही है, वॉलीबॉल से। यहां पे देखते हैं, सीवंती गोल्ड कप, फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप और एशिया कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी आदि वॉलीबॉल से संबंधित है। यानी वॉलीबॉल से संबंधित यहाँ और भी कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियों को हमने बताया। ये तो सीवंती गोल्ड कप वॉलीबॉल से रिलेटेड है ही, लेकिन और भी इंदिरा कप, प्रधान ट्रॉफी आदि वो जो है वो सभी वॉलीबॉल से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां देखें, डेविस कप किससे जुड़ा हुआ है, तो सब लोग जानते हैं डेविस कप लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। और डेविस कप, विंबलडन चैंपियनशिप, इंटरनेशनल लॉन टेनिस और चैलेंज ट्रॉफी, ये सब सभी डेविस कप से रिलेटेड लॉन टेनिस से संबंधित है। यहां पे हम देखेंगे, इसका कुछ फील्ड की भी बात करते हैं। आपको मैं बता दिया, इसकी जो लंबाई होती है वो 78 फीट की होती है। इसकी लंबाई जो होती है 78 फीट की होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 36 यानी 36 फीट की होती है। इसमें जो गली होती है, यहाँ पे गली की बात करते हैं, वो 4.5 फीट की होती है। 4.5 फीट की होती है दोनों तरफ। और ये जो नेट की ऊंचाई आप देख सकते हैं वो 0.91 हम कह सकते हैं मीटर, यानी 1 मीटर से थोड़ा सा कम ही इसकी ऊंचाई होती है, या हम कह सकते हैं 3 फीट, या हम कह सकते हैं 3 फीट। यहाँ पे देखेंगे कि सर्विस एरिया बनाया गया है, यह 21 फीट, यहाँ से यहाँ पे 21 फीट की सर्विस एरिया होती है, और इसके बीच की जो दूरी होती है
वो 27 फीट की होती है, क्योंकि 4.5 9 फीट और 27 9 हम कर देंगे तो 36 फीट आपका हो जाएगा। थोड़ा सा हमने एक जिक्र किया है आपको कि लॉन टेनिस के फील्ड को भी यहाँ पे समझाने का प्रयास किया, वही चीज यहाँ पे भी है जो आपको हमने बताया। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। डेविस से रिलेटेड और भी कुछ कप की भी हम जानकारी यहाँ पे देना चाहते हैं। डेविस कप तो लॉन टेनिस से रिलेटेड है, यह है विंबलडन चैंपियनशिप, इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज ट्रॉफी, अमेरिकन ओपन ट्रॉफी, हाफ मैन सिटीजन, मर्सिडीज चाइना कप, वार्ना ब्लैक कप, ग्रांड फ्रिक्स, जयलक्ष्मी कप महिला है, राजेंद्र प्रसाद कप, राजकुमार कप जूनियर लड़के के लिए और राजकुमारी कप जूनियर लड़कियों के लिए, और रामानुज ट्रॉफी थांट कप और त्रावणकोर महिलाओं के लिए व्हाइट मैन कप। ये सभी आपका लॉन टेनिस से रिलेटेड काफी ट्रॉफियां हैं। तो हमने आपको ये प्रोवाइड कराया कि जिससे कि एक ही छत के नीचे आप सब कुछ प्राप्त करें, इस तरह का हमने वीडियो आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो विंटर वोटम ने प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किया था, हम कह सकते हैं विंटर वोटम ने। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता है क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। एक बार आपकी यादों को ताजा करने के लिए मैंने भी इस तरह के प्रश्न को डाल दिया है। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्शन थ्योरी दी गई है, ऑप्शन बी सही है, पाउलो के द्वारा कंडीशनिंग और रिफ्लेक्शन थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं कि मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? तो मानव शरीर में वैसे हम कह सकते हैं 3 है, लेकिन अक्सर हमने देखा कि 2 जोड़ देता है, कहीं अर्धचल की भी बात करता है, लेकिन 2 जोड़ चल और अचल। हाथ पैर जो जबड़े की हड्डी में चल और तथा खोपड़ी की हड्डियां अचल होती हैं। जैसे ये है, ये चल है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो अचल है, वो फिक्स है, वो चलता वलता नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं मानव शरीर में 2 प्रकार के जोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? रक्त दाब को मापने का कौन सा है? तो ऑप्शन ए है स्टेगनोमैनोमीटर। ये रक्त दाब को नापने का ये आपका ये है, जिसको हमने एक आपको फिगर के भी द्वारा समझाने का। अरे बीपीएक मशीनिया हो। यह किस ओलंपिक खेलों में मशाल प्रज्वलित करने की प्रथा बनी? तो 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये प्रथा बनी। देखिए मैं कुछ इसका डिटेल लेकर के आया हूं। ये प्रथा बनी 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक के दौरान मशाल शुरू किया गया, जो आज भी यथावत चली आ रही है। प्रश्न की बात यहाँ पे गहराई से देखिए। मैंने दिया किस ओलंपिक खेलों में मशाल प्रज्वलित करने की प्रथा बनी? तो प्रथा बनी थी 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, लेकिन शुरू जलाने का 1936 में जर्मन ओलंपिक के मशाल शुरू किया गया, यानी 1936 में मशाल को जलाना शुरू किया गया। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिखिएगा, प्रथा बनी और जलना शुरू किया, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब तक कब ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द किया गया? यानी अब तक जितनी बार ओलंपिक खेल हुए हैं, कब ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द किया गया है? तो 1916 में, 1940 में, 1944 में। 16 में प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध 40 और 44 के दौर में था, इसलिए तीनों यह ओलंपिक रद्द किया गया और 1920 से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी शुरू किया गया। 1920 से ओलंपिक में भारत के ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सभी। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा 1920 में, श्री जीडी सोधी 1932 में और राजा हलिंदर सिंह को 1947 में। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हमने सबका दे दिया, इसलिए ताकि आपको याद रहे, कोई भी पूछता है इसमें से वो जाने कब इन्हें बनाया गया था, उनका भी हमने जिक्र कर दिया है।
राकेश जी, आपके लिए मैं काफी मेहनत किया हूं, बाकी सभी लोगों के लिए मैं काफी मेहनत किया हूं, जिससे कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत की गई। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत 1968 में की गई। मैक्सिको से शुरू किया गया था। शुभंकर का जो शुरुआत है वो मैक्सिको से शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में हॉकी के पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था। जो पिछली बार जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो 1980 में 1980 में पिछली बार स्वर्ण पदक जीता गया था, जिसको हमने यहाँ पे जिक्र किया। भारत में निम्नलिखित वर्षों में हॉकी में स्वर्ण पदक, अभी तक 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में भारत के द्वारा जीत दर्ज की गई है, जिसमें 1928 में, 32 में, 36 में, 48 में, 52 में और 56 में और 64 में और लास्ट में आपका 1980 में। इसलिए आपका ये 1980 में। यहाँ डिटेल आपको दे दिया, थोड़ा सा प्यास लगी, पानी पी लें। वीडियो लंबा है, मैं चाहता हूं कि बार बार न बनाना पड़े, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न दे दें। तो आपका 1980 में। नेक्स्ट चलते हैं कि मालिश क्या है। मालिश क्या है, तो ऑप्शन डी सही है। ये वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल है, ये मालिश। ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट, सीखना किस पर निर्भर करती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करता है, तो यहाँ पे परिपक्वता। सीखना किस पे निर्भर करती है, तो परिपक्वता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट चलते हैं, रतौंधी किसकी कमी से होती है। सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ए की कमी से रतौंधी होती है। इसे नाइट जो ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं है। यह ह्यूमरस, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही है। जो ह्यूमरस है वो पैर के हड्डी का हिस्सा नहीं है, वो हाथ के। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पैर का, ये जो सबसे बड़ी, शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसे हम फीमर कहते हैं, उसे हम फीमर कहते हैं। ये आपका जो घुटनवा पे बा है इसको हम पटेला बोलते हैं। ये मोटा, पैर में जो मोटका हड्डियां है उसको टिबिया बोलते हैं, और जो थोड़ा सा पतरका हड्डिया है उसको फिबुला बोलते हैं। टिबिया और फिबुला। तो टिबिया मोटा है और फिबुला पतला है, ये जान लीजिए। नीचे के पार्ट में दो हड्डी, टिबिया, फिबुला, और यहाँ पे एक ही हड्डी है जो सबसे बड़ी हड्डी शरीर का, जिसको हम फीमर बोलते हैं। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर, ये पटेला है। अब बात करते हैं हाथ की। तो ये सारे की बात कर लिए, तो यहाँ पे पूछ रहा पैर की नहीं है, ये पैर की नहीं है, ह्यूमरस ये है ह्यूमरस। यहाँ पे देखिए हाथ की जो हड्डी यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका ह्यूमरस। और जिसमें भी दो हड्डियां हैं, जो अंदर की तरफ है उसको हम, ये आलना है, देखिए आलना है, उल्टा हाथ बना है, आलना है। और ये क्या है आपका रेडियस। इसमें एक ये अंदर वाला, इधर वाला है आलना है, और ये वाला है रेडियस। आलना और रेडियस, यहाँ पे दो हड्डी है, यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस और अल्ना। अंदर यानी हाथ में दो हड्डी, अल्ना और रेडियस, और ऊपर जो है ह्यूमरस। तो ये पूछ रहा है ह्यूमरस इसका पैर का हड्डी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि सांप के काटने पर क्या किया जाएगा। भाई ये तो दे दिया है प्रश्न, चूषण विधि है, लेकिन आज के युग में चूषण विधि ठीक नहीं है। चूसने का काम मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है शरीर में, मुंह में अल्सर वगैरह हो, कहीं घाव वगैरह हो, तो ये विष आपके शरीर में भी फैल सकता है। लेकिन प्रश्न दिया था तो जो चूषण विधि है, सांपने के काटने के बाद चूषण विधि से बचा जा सकता है। कि फिल्मों उल्मों में भी आपने देखा होगा, हीरो जब हीरोइन को सांप काट लेती है तो चूस करके उसे बचाता, बेहोश होता है, फिर उसको पानी से नहलाया जाता है, होश में आता है, तो फिर दोनों आगे की कहानी बढ़ती है। तो चूषण विधि। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रैकोमा संक्रमण है। तो ट्रैकोमा जो संक्रमण है वो आंख से रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड है ट्रैकोमा संक्रमण। नेक्स्ट चलते हैं, लेट शब्द का प्रयोग होता है। लेट शब्द का प्रयोग होता है, तो यहां पे हम देख सकते हैं, एक ऑप्शन गायब हो गया का भाई,
यहाँ पे है ऑप्शन बी सही है, टेबल टेनिस से। और इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में हुई। तो लेट शब्द का प्रयोग टेबल टेनिस से है और 1926 में दी गई है, जो आपके लिए काम आएगा। राजवर्धन सिंह राठौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? राजवर्धन सिंह राठौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो जानते हैं आप, ये मतलब आर्मी में थे और निशानेबाजी से थे। यहाँ पे राइफल निशानेबाज जिन्होंने एथेंस 2004 ओलंपिक खेलों में पुरुष की डबल ट्रैप स्पर्धा में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपने देश के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक रजत पदक जीता था। पूछता है कि भारत में पहला ओलंपिक व्यक्तिगत रजत जीतने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो 2004 के ओलंपिक में मेजर जो राजवर्धन सिंह राठौर हैं उनको प्राप्त है। नेक्स्ट चलते हैं। लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? तो मुक्त हस्त व्यायाम इसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं कि खो खो खेल की समय सीमा क्या होती है? खो खो खेल की जो समय सीमा होती है आपकी 48 मिनट की होती है। यहाँ पे हमने बताया है 9 मिनट का, फिर इंटरवल 3 मिनट का, फिर 9 मिनट का, फिर इंटरवल 6 मिनट का, फिर 9 मिनट का, 3 मिनट का, 9 मिनट का। तो सब जोड़ते हैं तो ये 48 मिनट आ जाता है खो खो खेल की समय सीमा अवधि। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे खो खो खेल के संबंधित कुछ हमने उसके फील्ड की भी बात किया है। यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई की बात तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे 29/16 का ये फील्ड बनता है, यानी ये होती है आपका यहाँ से यहाँ की अगर बात करते हैं तो 16 मीटर और यहाँ से यहाँ की बात करते हैं तो 29 मीटर। थोड़ा सा यहाँ पे बात आती है कि कभी कभी अंदर से मेजर पूछ देता है, ये तो जानते भी हैं कि यहाँ के 2-30 मीटर, यानी यहाँ के बीच में 2-30 मीटर और ये होती है 30 सेंटीमीटर। लेकिन जो ये बॉक्स होता है, ये बॉक्स होता है 35 × 30 सेंटीमीटर का होता है। ये वाला जो बॉक्स होता है वो 35 × 30 सेंटीमीटर का होता है। ये जो बॉक्स जिसमें हम बैठते हैं ये 30/30 सेंटीमीटर का नहीं होता है, वो 35/30 सेंटीमीटर का ये बॉक्स होता है जिसमें एक मतलब खिलाड़ी बैठता है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यही मिस्टेक होता है। और ये भी 30 सेंटीमीटर का होता है और ये जो होता है आपका ये 7, ये वाला होता है 2.55 होता है और ये होता है आपका 1.50। इसको देखिएगा 7.85 के टोटल का है, ये मिस्टेक है। ये वाला ये और ये, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होता है वो 7.85, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होती है वो 7.85 है। फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होती है वो 7.85 मीटर होता है। ये आपका 2.55 और ये आपका 1.50। नेक्स्ट चलते हैं। मैच की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, यानी खो खो मैच की व्यवस्था के लिए 5 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें अंपायर 2 होते हैं, रेफरी 1 होता है, टाइम कीपर जो 1 होता है, स्कोरर 1 होता है। पूछता है कि खो खो खेल को संपन्न करने के लिए कितने अधिकारियों की जरूरत पड़ती है? तो 5 की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इसके नियम के अधीन होनी चाहिए। किसके अधीन नियम होना चाहिए? तो AIOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किया गया, जिसके संस्थापक अध्यक्षता सर दोराबजी सचिव डॉक्टर AG नोहरान थे। यानी IOA के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियम के अधीन होनी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और ओलंपिक IOA का गठन किया गया था, भारतीय ओलंपिक। नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक खेल में लाल छल्ला किस महाद्वीप का प्रतीक है? यहाँ पे देखेंगे लाल छल्ला की बात आती है, लेकिन हमने सारे छल्ले की यहाँ पे बात कर दिया है। लाल छल्ला जो है वो अमेरिका के लिए, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है, अमेरिका के लिए। 5 छल्ले होते हैं जो 5 प्रतीक होता है। नीला जो होता है ये नीला यूरोप के लिए है, और यहाँ पे पीला जो है आपका एशिया के लिए है, और ये काला, ये जो काला हम कह सकते हैं
ये काला आपका अफ्रीका के लिए है, और ये ऑस्ट्रेलिया है आपका हरा के लिए, और रेड आपका क्या है, अमेरिका के लिए। तो पांचों देश का हमने कलर और नाम के साथ आपको बता दिया कि आप जानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बार आपको प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है। इसमियन खेल किस देवता के सम्मान में खेला जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, समुद्र देवता, और स्थान कहा होता है कोरिंथ में। यानी 4 खेल थे ओलंपिक नीतियन सारे के जिक्र किया हमने, तो समुद्र देवता के सम्मान में खेला जाता था, और जो वहां स्थान था एथेंस में, वो कोरिंथ नामक स्थान पे इसमियन खेल खेला जाता है। ओलंपिक खेल जियस देवता के सम्मान में, और स्थान ओलंपिया। पिथियन खेल अपोलो देवता के सम्मान में, स्थान डेल्फी। और नीमियन खेल जियस देवता के सम्मान में, और स्थान आपका अर्गलिस। ये पूछता, एक प्रश्न पूछ देगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो जाएंगे। नेक्स्ट, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी दी जाती है, तो क्रिकेट में दी जाती है। रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी जो कहाँ दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी भारत के अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट से जुड़ी है, और यह ट्रॉफी प्रतिवर्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेताओं को प्रदान की जाती है। जान लीजिए, रोहिंटन बारिया तो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के दौरान दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो प्रकाश पादुकोण। दीपिका पादुकोण को तो आप लोग जानते ही होंगे। दीपिका पादुकोण के पिताजी का नाम प्रकाश पादुकोण, तो वही जीते थे। प्रकाश पादुकोण ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। उन्होंने साल 1980 में यह खिताब अपने नाम किया था। 1980 में यह खिताब अपने नाम किया था। चलते हैं नेक्स्ट, उन्होंने 1971 से 1979 तक लगातार 9 स्वर्ण पदक जीते थे। 1971 से 79 के बीच 9 स्वर्ण पदक जीते थे, और 1978 में राष्ट्रमंडल खेलों में एकल पहला स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 4 बार विश्व चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी, और 1972 में अर्जुन पुरस्कार और 1982 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और उन्होंने बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय तौर पे इतिहास रचा। यानी बैडमिंटन का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पदक के रूप में इतिहास आपने रचा था, और पद्म श्री से भी आपको सम्मानित किया गया था। प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट, साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। थोड़ा साइना नेहवाल का भी जिक्र किया। पीवी सिंधु ने 2016 में रियो डी जेनेरिया ओलंपिक में रजत पदक जीता था। पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पे प्रसारण हुआ? यानी टेलीविजन पे भारत में विश्व में ओलंपिक को कब प्रसारित किया गया था? तो 1956 शीत ओलंपिक, 1956 में शीत ओलंपिक को अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन पे प्रसारित किया गया। तो ग्रीष्म को भी उसी साल किया गया था। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ये तो आप सभी जानते होंगे, 2.44 मीटर। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई क्रॉस बार के निचले किनारे की जमीन तक दूरी 2.44 यानी 8 फीट होती है। वहीं गोल पोस्ट के बीच 7.32 मीटर, यानी हम कह सकते हैं 8 गज। 8 गज का मतलब होता है 24 फीट। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको बताया गया है, यानी ये पोल से पोल की दूरी आपकी 24 फीट और पोल की ऊंचाई आपका 8 फीट है, और यहाँ पे आपका 4 फीट है, और गहराई की बात करें तो ये 10 फीट। इस तरह से नेट बना रहता है फुटबॉल खेलने के लिए, जिससे कि बॉल दूर तक न जा पाए। नेक्स्ट, लंबी दूरी दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्र का रिकॉर्ड कौन रखता है? जो लंबी दौड़ी जैसे 3000 5000 मीटर की दौड़ होती है, उसमें वहां पर लैप स्कोरर रखे जाते हैं। तो यो रिकॉर्ड लैप स्कोरर के पास होता है कि कौन से नंबर का
किस चेस नंबर का खिलाड़ी कितना चक्कर वो ट्रैक में लगा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण स्थापना कब की गई? तो 1984 में, सन 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियन, जिसको हम साई बोलते हैं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी और इसकी स्थापना युवा मामले खेल मंत्रालय ने की और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। साई का हेड ऑफिस कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और 1984 में साई की स्थापना की गई थी। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की जो प्रथा कब से शुरू हुई? तो स्वाभाविक है, हमने आपको भी बताया था, एक आया था 1968 मैक्सिको में और लाल जगुआर हम कह सकते हैं। 68 के शुभंकर चाक था, इसे लाल जगुआर या जगुआर सिंहासन या केवल चाक के भी नाम से जाना जाता है। यही है चाक, लाल जगुआर, या हम कह सकते हैं कि जगुआर सिंहासन। ये कोई भी शब्द दे देगा और आपको फंसा देगा, इसलिए हमने सब चीज का जिक्र किया है जिससे कि आपको लगे कि हाँ भैया अगर पूछता है तो मैं जानता हूं। 68 में लाल जगुआर, यही है आपका लाल जगुआर, और सिंहासन जैसा इसका रोल है, तो इसलिए जगुआर सिंहासन के भी नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संचालन किया गया। प्राचीन ओलंपिक की बात करते हैं, ये 1896, 4 अप्रैल 1896, तो आप जानते हैं कि आधुनिक ओलंपिक पीरियड कोरोटीन की मतलब अगुवाई में समझिए कि इसकी शुरुआत की गई थी। और ये यहाँ पे हम कह सकते हैं 293 ईसा पूर्व में यह मतलब प्राचीन ओलंपिक, प्रथम प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। और प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और 394 में बर्बरों द्वारा ओलंपिया को बुरी तरह से क्या किया गया? लूट लिया गया था। 293 से 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। ये यहां प्रारंभ हुआ, यहां खत्म हुआ। 293 में खत्म हुआ, 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, उल्टा चलता है इसमें। और यहाँ पे 394 में बर्बरों के द्वारा, यानी ये देखिए संचालन 293 बार किया गया था। एक मिनट, थोड़ा सा आपको समझाने में थोड़ा सा कमी हो गई है, 1 मिनट। किया गया प्राचीन खेलों का आयोजन संचालन किया गया। कितनी बार कितनी बार प्राचीन ओलंपिक का संचालन किया गया? तो 293 बार किया गया था। कितनी बार किया गया था? 293 बार किया गया था। जैसे मान लीजिए विश्व कप अगर 1930 से 1975 से शुरू हुआ, अब तक कितनी बार हो चुका है? तो यही है, यानी 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और 293 बार किया गया और हम कह सकते हैं 394 में इसे बंद कर दिया गया। ये आपके कहने का मतलब था। नेक्स्ट, प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में 1975 इंग्लैंड प्रथम विश्व कप वेस्ट इंडीज ने 17 रन से जीता था, यानी इंग्लैंड में हुआ था, 1975 में हुआ था। और पहली बार विजेता कौन था? वो वेस्ट इंडीज था। कितने रनों से? 17 रनों से। और सर्वाधिक 8 बार ऑस्ट्रेलिया जीत दर्ज की है क्रिकेट विश्व कप में। और 1983 में भारत जीते थे और 43 रन से, और वेस्ट इंडीज को हरा करके भारत ने प्रथम मतलब ये विश्व कप जीता था, क्रिकेट विश्व कप। नेक्स्ट चलते हैं, 2023 में ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद 6 विकेट से भारत को हरा करके जीता था। 2023 में पूछ दिया कौन जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था और अहमदाबाद में हुआ था और भारत उप विजेता रहा और 6 विकेट से यह 2023 वाला जो विश्व कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके जीता था। और भारत ने किस वर्ष हॉकी का एकमात्र वर्ल्ड कप जीता था? तो बी है 1975 में। विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत 1971 बार्सिलोना स्पेन से शुरू हुआ। पहला विजेता पाकिस्तान था। और 1975 कुआलालंपुर मलेशिया में भारत विजेता और पाकिस्तान उप विजेता था। इसलिए 1975 में भारत जो विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता हुई थी भारत जीता था पाकिस्तान को हरा करके। नेक्स्ट, फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड।
इसका हेड ऑफिस जो फीफा का है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको समझ आ रहे हैं। इसकी स्थापना 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में हुई थी। स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन हेड ऑफिस कहां पे आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 उरुग्वे। अगर विश्व कप फुटबॉल कहां हुआ था पहला, तो 1930 में उरुग्वे, और सर्वाधिक ब्राजील 5 बार विजेता रहा। और आगामी विश्व कप 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों देश में मिला करके होगा 2026 में। अब प्रथम महिला विश्व कप फुटबॉल 1991 चीन में, और विजेता था संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी सबसे पहला विश्व कप महिलाओं का हुआ था 1991 में। कहा हुआ था? चीन में हुआ था। विजेता कौन था? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हम उसी लेवल में नहीं आ पाते। अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? तो अखाड़ा आपका कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती आप जानते ही हैं, गांव में खेला जाता था। भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय अवस्थित है, तो नई दिल्ली में है। संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। वे 2 खेल जिनकी प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कौन ऐसा इसमें खेल है जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। वाटर पोलो और कबड्डी। खिलाड़ी की बात करते हैं, वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं मैच में। नेक्स्ट चलते हैं। इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है, तो हॉकी से है। ऑप्शन ए आपका है हॉकी से। इंदिरा गांधी गोल्ड प्रतियोगिता हॉकी टूर्नामेंट है, जो 1984 से भारत में आयोजित किया जा रहा है। 1984 से इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता का संचालन किया जा रहा है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया? तो ऑप्शन बी सही है। यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया, जिसको यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड्स फंड्स यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अब इसका नाम भी बदल करके संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको यूनिसेफ कहते हैं, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पे इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और भारत में दिल्ली में लोधी स्टेट में है। यानी जो यूनिसेफ का भारत में मुख्यालय नई दिल्ली में, जिसको हम कह सकते हैं लोधी स्टेट, दिल्ली में लोधी स्टेट, वहां एक मोहल्ला है वहीं पे। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई होती है, तो आप जान सकते हैं 2.43 होती है। ऑप्शन आपका डी सही 2.4, और महिलाओं के लिए 2.24। नेक्स्ट, एशियाई खेलों का नियंत्रण कौन करता है? तो ओसीए करता है। एशियाई खेलों का नियंत्रण कौन करता है? तो ओसीए करता है। इसका हम कुछ डिटेल दिखाते हैं। ओसीए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना 16 नवंबर 1982 नई दिल्ली में हुई थी। ओसीए की स्थापना हम 16 नवंबर 1982 नई दिल्ली में हुई थी, और उसी वर्ष आईओसी, जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इसे मान्यता दी गई, और इसका जो मुख्यालय कुवैत में है। यानी हम कह सकते हैं ओसीओ का जो हेड ऑफिस कहां पे है? कुवैत में है। मुख्यालय कुवैत में है। दिल्ली में स्थापना हुई थी, लेकिन हेड ऑफिस कुवैत में है। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षकों को कहा जाता था, तो ऑप्शन डी सही है। टोक्सोट्स बोलते थे। फर्टलेक शरीर में विकसित करता है, तो ऑप्शन बी सही है। सहन शक्ति को विकसित करता है। फर्टलेक, रुक करके दौड़ना। प्रथम पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब की गई? कंफ्यूजन है, फंस जाएंगे इसमें। 1960 में प्रथम पैरा, जिसको विकलांग कह सकते हैं, और मेजबान राष्ट्र क्या था? इटली था। और प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक 1976 स्वीडन में किया गया था। जो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दो होता है ना, तो ग्रीष्मकालीन 1960 में, और यह शीतकालीन आप हम कह सकते हैं 1976 में
इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, संतोष ट्रॉफी जुड़ा हुआ है तो फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यानचंद स्टेडियम स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम आपका नई दिल्ली में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में है। हालांकि झांसी में भी जाएंगे तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हॉकी के लिए बनाया गया है, लेकिन हॉकी के लिए, ये भी हॉकी के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, ओलंपिक प्रतीक में चक्र की कुल संख्या तो 5 होती भाई। ऑप्शन आपका ये सही है, 5। 1 2 3 4 5, पांचों महाद्वीपों का यह एक समावेश है। यह डब्लू के आकार का होता है। कभी कभी पूछता है इसका आकार कैसा होता है, तो डब्लू के आकार का होता है। नेहरू कप जुड़ा हुआ है तो आप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, लेकिन नेहरू कप फुटबॉल और नौका दौड़ से जुड़ा हुआ है। नौका दौड़ दे दे, फुटबॉल न दे, तो समझ जाइए नौका दौड़ लगाना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, अर्जुन अवार्ड प्रारंभ हुआ 1961, ऑप्शन ये सही है। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए धनराशि और कांस्य की मूर्ति, अर्जुन की प्रतिमा वगैरह साल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है 1961 में। नेक्स्ट चलते हैं, यही से संबंधित द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षकों के लिए ये प्रदान किया जाता है और 1985 से दिया जा रहा है। इसमें भी 15 लाख की नगद धनराशि और प्रशस्ति पत्र और उनकी प्रतिमा और साल सदरी आदि दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ऑप्शन ए है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया और इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपया प्रदान किया जाता है और मेजर ध्यानचंद की कांस्य की प्रतिमा और साल प्रशस्ति पत्र। पहले राजीव गांधी की प्रतिमा दी जाती थी, अब मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कौन कौन से वर्ष में कराए गए थे? दूसरी भारत में कराया गया था, तो दूसरी 1982 में, ऑप्शन सी सही है आपका 1982 में। और भारत में पहली बार एशियाई खेल 1951 में और दूसरी बार 1982 में और 26 में नगोया जापान में संपन्न होगा। यानी 2026 में एशियाई खेल कहाँ होगा? तो नगोया जापान में होगा। ये भी हमने जिक्र यहाँ पे बात कर लिया। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल के खेल के टीम में 9 खिलाड़ी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, वहां ये डंडे जैसा होता है, क्रिकेट जैसा खेला जाता है। वो अजीब खेल है भाई, वहीं के लोग खेलते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग उत्तर एथेंस काल को बोलते हैं। उत्तर एथेंस काल जो 4 भागों में इसको बांटा गया था, उत्तर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।